और सबसे बड़ी बात ये है कि ईरान का वफ़्द पाकिस्तान ज़रूर आएगा और मुझे लग रहा है कि अगले 24 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब को अपना जो उन्होंने नेवल ब्लॉकेड एक अलामती रखा हुआ है, हुँ, उसको वहाँ ख़त्म करना पड़ जाएगा। वरना बिल्कुल ठीक। ईरान दोबारा जंग शुरू करेगा, अगर उसकी आपने लाइफ़लाइन को रोकने की कोशिश की, हुँ। वो जंग शुरू करेगा और इस बार इतनी भयानक होगी, जिसका तसव्वुर करना नामुमकिन होगा। अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, अब एक दफा फिर से सीज फायर को एक्सटेंड किया गया है। क्या देखते हैं, क्या चल रहा है पसे पर्दा, हकीकतें क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत-बहुत शुक्रिया। देखें जहाँ तक ताल्लुक है पसे पर्दा, मेरे ख़्याल में अब आसाब की जंग शुरू हो चुकी है। हुँ, हथियारों की जंग फ़िलहाल रुकी हुई है और मुझे ये रुकी हुई ही नज़र आती है। हुँ, मैं ये समझता हूँ कि ये मुज़ाकरात जिस तरह से ट्रंप साहब ने अभी कहा है कि जी ये जुमे को दोबारा से शुरू हो सकते हैं। लेकिन ईरान की जानिब से अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई। इस्माइल बक़ाई साहब जो तर्जुमान हैं वज़ारत ख़ारिजा के, उन्होंने ये कहा था कि हम जो है वो जब तक के आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर हमारे खिलाफ बंदिश रहेगी, तब हुँ, तक हम किसी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे। हुँ, हम बनना चाहते हैं, लेकिन हम जो है वो धमकियों के साए में और जो एक जंगी कैफ़ियत है, उसके साए में हम किसी सूरत कोई मुज़ाकरात कबूल नहीं करेंगे और ये बात ईरान ने साबित की। इन्होंने उनका एक जहाज़ पकड़ लिया और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया। देखें, 2 चीज़ों पे अमेरिकन्स चल रहे हैं, जो इस टाइम पे व्हाइट हाउस की जानिब से, एक इल्ज़ाम और एक धमकी। हुँ, फ़िलहाल ये दोनों कारगर नहीं साबित हो रहे, इसलिए जी, उनको अपनी हिकमत अमली तब्दील करने की ज़रूरत है। बेहतर ये है कि मार्को रूबियो साहब को वो अपना काम करने दें, जी, उनके काम के अंदर मुदाखलत ना करें। देखें, हुँ, दुनिया के प्रोटोकॉल्स होते हैं कि जब भी आप कोई ट्वीट करते हैं या आप कोई इस किस्म का सोशल मीडिया पे पैगाम जारी करते हैं, तो उसके लिए बाकायदा एक स्टाफ मौजूद होता है जो उसकी लीगल, उसकी पॉलिटिकल लैंग्वेज को, उसकी डिप्लोमैटिकल लैंग्वेज को समझता है और उसके बाद नोक पलक दुरुस्त करके माज़ी के ट्वीट्स के साथ मुताबिकत रखते हुए उसको फिर आगे लेके चलता है। लेकिन यहाँ जो मेरे ख़्याल में 37-37 दिन में 24 घंटे होते हैं और हुँ, ट्रंप साहब 37 के करीब ट्वीट भी कर देते होते हैं और अब इसका इज़हार तो खुद ब्राज़ील के सदर भी कर रहे हैं। अभी परसों उन्होंने जो कहा कि धमकी से सुबह होती है, धमकी से रात होती है, तो ये हो क्या रहा है? अब जो आपनाए हुर्मुज़ के ऊपर जब तक बंदिश रहेगी, ईरान के ऊपर तकरीबन 3600 डिफरेंट किस्म की सैंक्शंस लगाई हुई हैं और तेल हुँ, उनका वाहिद एक ज़रिया मुआश था, जो कि उनसे थोड़ा बहुत जो हासिल कर लेते थे। हुँ, अब उसके ऊपर भी जब वो बंदिश लगाएँगे, तो ईरान तंग आमद बजंग आमद के ऊपर होगा और जो अभी गैर मुसद्दक़ा इत्तलात हैं कि 15 नॉटिकल माइल दूर से ईरान ने 2 अमेरिकन वेसल्स जो हैं, एक का तो नाम भी उन्होंने बताया है, मुझे ज़हन में नहीं आ रहा, जी, उसको उन्होंने पकड़ लिया है। हुँ, तो हुँ, हुँ। एक के बदले में 2, तो इसका मतलब तो वाज़ेह है कि अगर आप किसी की लाइफ़लाइन के ऊपर पैर हुँ। रखेंगे, तो फिर वो चाहे कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, सर वो सर ये रिटेलिएट बिल्कुल करता है। ये बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, लेकिन सर एक और जो चीज मैं जरा थोड़ा स्ट्रेटेजिकली इस चीज को देखना चाहूं तो जिस तरह से ट्रंप साहब की जो एक के बाद एक और मैसेज आ जाता है ट्रुथ सोशल पर, और जिस तरह से इन्होंने बार बार मैसेजेस करेंगे, अब ये करने लगे हैं, अब वो करने लगे हैं, हम ये कर देंगे, और उसके बाद फिर एक सीज फायर का भी फिर उनका आ जाता है कि जनाब ये भी कर ली, और फिर हमने वो भी देखा कि जहां पर उनका आया कि जनाब ये जो यूरेनियम है ये हमने बॉम्ब फेंक दिए थे और उसकी वजह से बहुत नीचे जा चुकी। तो इसका मतलब यह है कि अब जो सदर ट्रंप हैं वो अपनी पोजीशन से पीछे जाना शुरू हो गए। देखिए वो गिरगिट तो वैसे ही बेचारी बदनाम है कि वो रंग बदलती है। बाकी भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे चीज़ें मौजूद हैं, जो मिनट-मिनट अपने रंग बदलते हैं। अभी जो जहाँ तक न्यूक्लियर डस्ट की बात है, पहली बात ये है कि आईएईए के मुताबिक ऐसा कोई ताबकारी वहाँ ना फैली है और ना ईरान के पास वेपन ग्रेड का कोई ऐसा मौजूद है और ये हम्म, बात मेरे ख़्याल में जिसका काम उसको साझे आईएईए बाकायदा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, बिल्कुल ये इदारा इस है। काम के लिए मुख्तिस है और उसी की बात को मुस्तनद समझना चाहिए। अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को मेरे ख़्याल में ट्रंप साहब सैटिस्फाई करने की बात कर रहे हैं, जबकि वो हम्म, होने नहीं वाले क्योंकि उनका तमाम डोमेस्टिक मीडिया ट्रंप साहब
की पॉलिसी को जो है वो समझ चुका है और नुक्ताचीनी कर रहा है। 73% लोग इस टाइम पे जंग के खिलाफ हैं और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से इख्तिलाफ राय रखते हैं। मिड टर्म इलेक्शन उनके सर पे खड़े में हैं और इस टाइम पे सबसे ज्यादा खसारे का बजट बनने उनका जा रहा है, जो कि पहले नहीं था। इसका मतलब यह है कि जो दुनिया के अंदर मुआशी मुश्किलात पैदा हो रही हैं और जिसका अभी अजाला करने के लिए 30 ममालिक ने यूरोप के अंदर इकट्ठ किया करने जा, तो उसके अंदर क्या नतीजा निकल रहा है देखें। इसका मतलब वादे है कि जितना डोनाल्ड ट्रंप साहब इस मामले के अंदर देखें रंग में ना भंग डालने की कोशिश करें, मामला तय थे। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की, पाकिस्तान ने एक सुपीरियर किरदार अदा किया और आज भी कर रहा है। और मैं ये समझता हूं कि इस हफ्ते के आखिर तक इंशाल्लाह कोई मस्बत सिलसिला नजर आ जाएगा। लेकिन अब ये जो आसाब की जंग है इसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब को सर, ये आसाब की जंग आपने यकीनी तौर पर सारी इस एक अच्छा जो है यहां पर एक इसको एक लफ्ज दे दिया, आसाब की जो जंग है। सर, ये कौन जीत रहा है? क्योंकि जहां पर हम देखते हैं ईरान की जानिब से तो कोई ऐसा बयान नहीं आता, उनका एक जो है 2 दिन बाद 3 दिन बाद कोई इक्का दुक्का स्टेटमेंट, वो भी शायद इन्हीं के एक रिबटल में आ जाता है। तो ट्रंप साहब तो बार बार उसके ऊपर जो है वो ट्वीट्स पे ट्वीट्स दागते हैं, ट्रुथ सोशल पर अपने पैगाम जो है वो देते हैं। तो ये आसाब की जंग भी क्या ईरान नहीं जीत रहा? देखिए, ये जो एक मुहावरा है, चोर मचाए शोर, और मेरे ख्याल में इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। और साथ ही साथ आप देखें कि कौन है जिसके पास घड़ी है। घड़ी अमेरिका देख रहा है बार बार और वक्त ईरान के पास है। कोई बात नहीं, वो इंतजार कर लेंगे। उनकी एक बहुत बड़ी सकाफत है, वो पुरानी हिस्ट्री है। मजे की बात यह है सलमान साहब कि आप अगर गौर करें तो आपको ये पता चलेगा कि अमेरिका में मुजाहरे उनकी हुकूमत के खिलाफ हो रहे हैं, लोग गिरफ्तारियां दे रहे हैं, साबिक फौजी जो है वो गिरफ्तार किए जा रहे हैं और हाजिर सर्विस आर्मी चीफ को निकाला जा रहा है। और दूसरी जानिब ईरान के अंदर जिसके ऊपर बम पड़े, जिसके ऊपर तबाही और बर्बादी फेर दी गई, आज उसकी अवाम उसके लिए खड़ी हुई है और उसकी हुकूमत के सफर। ये वता इज्जो मंतशा वता जिल्लो मंतशा। नाउ लूजर्स कांट बी चूजर। मेरे वाले जनरल हमीदपुर रहमतुल्लाह ये कहा करते थे कि लूजर्स कांट बी चूजर्स। जब आदमी लूज कर रहा हो तो फिर वो चूज नहीं कर सकता। इसलिए ये आसाब की जंग ईरान जीत चुका है, ये नहीं है कि जीत रहा है। अब सिर्फ ये है कि बेस्ट डील लोग लेना चाह रहे हैं दोनों तरफ। और पाकिस्तान का ये काम है कि सालिस के तौर पर अपने अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से एक मिडिल ग्राउंड के ऊपर लेके आए, रियलिटी को सामने रख के। जो अरब दुनिया है, मेरे ख्याल में उनका जो सैचुरेशन पॉइंट है ऑलरेडी वो शायद क्रॉस हो चुका है। इस टाइम पे जो अरब दुनिया के अंदर एक बहरान आया हुआ है वो इतना शदीद है कि ये जंग रुक भी जाएगी तो ये बहरान खत्म होने का नाम नहीं लेगा। ये आप लिख लें मेरी बात को। दूसरी जानिब जो है वो आप देखें कि ईरान के पास अगर एक मिसाइल और एक जो उनके पास ड्रोन रह गयाएगा तो आबनाए हुर्मुज तो उन्हीं के कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि कोई भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करने के लिए तैयार नहीं होगी जो बहरी जहाजों के लिए। और आबनाए हुर्मुज का आलम यह है कि आबनाए हुर्मुज तो अमेरिका ने प्लेट में रख के ईरान को खुद पकड़ाई, क्योंकि इससे पहले उनको ये अंदाजा नहीं था कि यह आबनाए हुर्मुज 100 एटम बम के बराबर काम करेगी। लेकिन अब उनको ये पता चल चुका है, अमेरिका तो आज है, कल चला जाएगा, परसों चला जाएगा, 20 साल बाद अफगानिस्तान से चला गया था ना, चला जाएगा। फिर किसके कंट्रोल में होगी? यूएई के कंट्रोल में होगी आबनाए हुर्मुज, या आपके ख्याल में बहरीन के कंट्रोल में होगी? तो भाईजान, जिसका रकबा, वो आपने उर्दू की मिसाल सुनी होगी, हिस्सा बकदरे जुस्सा। तो जिसके पास जगह है, जिसके साहिल बड़ा है, जिसकी नेवल ताकत है, जिसने साबित किया। अभी देखिए ना, वो तो ये कहते हैं कि हमने तो अमेरिका जो है वो एक तरफ मज़ाकरात की बात करता है, दूसरी तरफ उनके जहाजों को पकड़ता है, उनके लोगों को यरगमाल बनाता है। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? और अगर ईरान जो है, अगर अमेरिका की डोमेस्टिक ऑडियंस है तो क्या ईरान की कोई डोमेस्टिक ऑडियंस नहीं है? यानी कि वही वाली बात है कि तुम्हारा कुत्ता कुत्ता और मेरा कुत्ता टॉमी। तो ये तो नहीं हो सकता। आपको तो ये मानना पड़ेगा कि ये देखिए, सारा मसला जो है ना वो एक ही है। आप जो है ना कोई इसके अंदर किरदार अदा करें, जो आप मेरे ख्याल में ये कर सकते हैं। आप वहां
हमारे कुछ जो मेरे ख्याल में अमेरिका के अंदर अक्लमंद लोग बैठे हुए हैं, उनको ये पैगाम दें कि आप सिर्फ 2 घंटे के लिए व्हाइट हाउस का इंटरनेट बंद कर दें। वो अगर इंटरनेट बंद हो जाएगा ना, तो आप यकीन माने कि मायदा हो जाएगा, दुनिया सुकून में हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। पर हम कुछ और चीजें भी देखते हैं कि जब आबनाए हुर्मुज़ को बंद किया जाता है, नाकाबंदी की जाती है अमेरिका की जानिब से, तो सर उसके बाद फिर एक जो है हम हालत देखते हैं कि खुद से एक्सटेंड किया जाता है सीज फायर को। तो सर ये असल में चीजें क्या चाह रहे हैं? अमेरिका सिर्फ इसकी वजह से दबाव बढ़ाना चाह रहा है, लेकिन यूं लगता है कि अब खुद अमेरिका पर ही दबाव बढ़ता जा रहा है। में ये सारे हैज़र्ड फैसले हैं, जल्दी में किए गए अमेरिका की जानिब से फैसले हैं, वेल कैलकुलेटेड नहीं है। इनके मुख्तलिफ प्रोज एंड कॉन्स नहीं देखे गए, इन पे वॉर गेम्स नहीं की गई और जल्दबाजी के फैसले इसीलिए शैतान के कहा जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर डेप्थ नहीं हुआ करती। अभी आप ये देखिए कि उन्होंने ये नहीं सोचा था कि जंग तो वो 48 घंटे में जीतने आए थे, अहदाफ हासिल करने गए थे, लेकिन नतीजा जो है वो उनके बरक्स निकला। और मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा सेल्फ फेलियर है और नतीजा ये हुआ कि उन्होंने ये कैलकुलेट नहीं किया कि इसके कितने भयानक मुआशी और इलाकाई नताइज निकलेंगे। हाउएवर अब जो इसके अंदर जो ब्लॉकेड उन्होंने किया है, ईरान ये कहता है, इस्माइल बकाई साहब जो तर्जुमान हैं, वो ये कहते हैं कि जी जब तक आप ब्लॉकेड नहीं खोलेंगे, हमारे ऊपर पहले ही सैंक्शंस लगी हुई हैं, हमारा जो तेल से बेच के हम कोई किरदार अता करते थे वो भी खत्म हो जाएगा, तो फिर वो जंग करने पे आमादा हो जाएंगे। दूसरी जानिब ईरान की भी हालात कोई अच्छे नहीं है, 2 मिलियन से ज्यादा लोग जो हैं वो जॉबलेस हो चुके हैं, वहां मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, लेकिन वो एक कौम है, दे हैव शोन द विल टू रेजिस्ट, वो खड़े हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं। जबकि अमेरिका के लिए तो चले वहां मौजूद होना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन क्या जो खलीजी मुमालिक हैं वो इसके मुतहम्मल हो सकते हैं? क्या खलीज के अंदर जहां एक खुराक का बहरान मुंह फाड़े खड़ा है और 85% खुराक समुद्री रास्ते से उनके आया करती थी, वो तो वहां आ नहीं रही। तो ये अब्दुल्ला साहब बिल्कुल इस हवाले से मैं आपके साथ दोबारा भी बात करूंगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया, मैं चाहता हूं कि उनको भी प्रोग्राम में इन कर लें और फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते जाएंगे। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। सर अभी जो मामला बने हैं, एक दफा फिर से सीज फायर को एक्सटेंड किया गया है, यही गुफ्तगू कर रहे थे अब्दुल्ला गुल साहब से भी हम कि जो चीजें जो है जंग में ना जीत सका अमेरिका, वो इस वक्त ईरान के साथ मुज़ाकरात की टेबल पर जीतने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान का मौक़िफ़ हल्का सा भी आगे पीछे होता नजर नहीं आता। यूं लगता है कि बड़ी कैलकुलेटेड मूव्स वो कर रहे हैं और खास तौर पर उनका जो एक दुश्मन है, यकीनी तौर पर अमेरिका उनके सामने खड़ा है, तो वो अमेरिका को देखकर शायद सारी कैलकुलेशंस कर रहे हैं। जी सर। देखिए बात यह है कि अमेरिका बिल्कुल ठीक है, अब्दुल्ला गुल की बात के बिल्कुल नहीं जीत सका। सेकंड, अगर वो ये मुआहदा भी कर लेते हैं और वो अमेरिकन पब्लिक को जाके क्या बताना चाहेंगे कि कौन सी चीज अपने ये स्लोगन, इलेक्शन स्लोगन में लगाएंगे कि मैंने देखें ये कर दिया जिसकी वजह से आप मुझे वोट दें। दैट इज व्हाट आई वांट टू से। इसलिए वो ये चाहते हैं कि वो ऐसा काम करके जाएं जिसकी वजह से उनको अगले इलेक्शन में जो सेनेट का और ये कांग्रेस का और है वहां पर फायदा हो। सो इसलिए वो एक तो मसल फ्लैक्सिंग कर रहे हैं, पोस्टरिंग कर रहे हैं, ये जो आप करें मसल फ्लैक्सिंग कर रहे हैं आपके सामने, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए तो वो डेफिनेटली जाते ही कैन नॉट अफोर्ड अनदर वॉर, क्योंकि जो उन्होंने कर लिया, जितनी लड़ाई की, इससे ज्यादा वो क्या कर सकते हैं, बट ही कुड नॉट अचीव द वॉर ऑब्जेक्टिव। इसकी वजह से अब वक्त आ गया है कि आप ये देख लें कि फील्ड मार्शल थे यासिर मुनीर ने, ये जो 2 दिन की स्टेटमेंट हुई थी, इसमें आपका ये हमारे ये तो नहीं है कि वो चुप करके बैठे होंगे, वो ईरान की लीडरशिप से भी इन टच में है, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट से भी इन टच में है, दोनों से बात भी करेंगे। बल्कि आई वुड से इस टाइम ये स्टेटमेंट पीरियड जो है, इसमें वो बड़े अच्छे तरीके से ये इस्तेमाल कर रहे होंगे कि इसमें उन्होंने जो इरिटेंट्स होंगे, जहां पर कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा पॉइंट्स के ऊपर, उनको भी कन्वर्स किया होगा, ताकि जब ये फ्राइडे को बैठते हैं या सैटरडे को बैठते हैं तो उस वक्त तक तमाम जो इरिटेंट्स हैं वो खत्म हो गए हों और फिर ये एक तकरीबन इस्लामाबाद जब आए तो एक ड्राफ्ट बने, उसको उसके बाद अप्रूव हो और फिर इस्लामाबाद अकॉर्ड साइन हो जाए।
साथ ही साथ उससे पहले मुझे एक और भी बहुत उम्मीद है कि फ्राइडे से पहले हो सकता है कि कल थर्सडे को, और फील्ड मार्शल ने जरूर ये अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बात भी की है कि आप नेवल ब्लॉकेट को खत्म कर दें। बिल्कुल ठीक। दिस इज द मेन इरिटेंट विद ईरान के साथ, और सर ईरान ने भी इस चीज का इशारा दिया, ये किया इसलिए कि जब ये खत्म करेंगे, इसका मतलब ये कि ईरान भी एक गुडविल जेस्चर वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज का भी वो जो है ना वो ब्लॉकेट खत्म कर देगा। तो एक आमदोरफ्त भी शुरू हो जाएगी, साजगार माहौल स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद बैठ के अच्छे माहौल में बातचीत होगी, साथ तो शिप्स एक दूसरे का पकड़ेंगे वो भी छोड़ दिए जाएंगे। ये बहुत जरूरी है, ये करेंगे तो आगे का रास्ता आसान हो जाएगा। और इसके लिए चाहे फ्राइडे को बात बैठ जाए, सैटरडे को बैठ जाए, लेकिन इस हफ्ते में मुझे बहुत उम्मीद है कि ये देखें, ये जो 4 दिन 5 दिन का पीरियड स्टेलमेंट का है, इसमें बहुत मुज़ाकरात हुए हैं, बहुत डिस्कशन हुई होंगी फील्ड मार्शल की, ताकि इस पीरियड को उन्होंने ये जो एक आपस में डिसएग्रीमेंट से वो खत्म कर दिए होंगे, तभी फ्राइडे को बैठेंगे। इस दफा मेरे ख्याल में जब भी बैठेंगे फाइनल होगा, फाइनल अकॉर्ड होगा, दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान ने, एक छोटे मुल्क ने, एक सुपर पावर का के साथ ईरान का जो 47 ईयर्स का एक तनाज़ा था वो खत्म कर दिया। उसके बाद एक दुनिया को तीसरी जालिम जंग से बचा लिया, तबाही के दहाने से वापस ले आए, और जो हमारे पीस कीपिंग पाकिस्तान का एक था मैसेज, अमन का पैगाम, एक हमने जो सफारतकारी अच्छी की है, दुनिया का फोकस पाकिस्तान के ऊपर है, सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान को जा रहा है, इतने डिग्निटीज आ रहे हैं, जा रहे हैं, जर्नलिस्ट आ रहे हैं, एवरीथिंग इज ओके। ये जो आइंदा हमें इससे डिविडेंड्स मिलेंगे ना पिछले 3, 4, 6 महीने में, वो आप रियलाइज करेंगे। खास तौर पे हमें, मेरे ख्याल में इवन ये जो ये अफगानिस्तान का इशू जो है, मुझे ये भी रिजॉल्व होता नजर आता है। और सेकंड, जो हमेशा अमेरिका पाकिस्तान को इंडिया के प्रिज्म से देखता था जी, अब दैट प्रिज्म इज गॉन। अब डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, बल्कि इंडिया इज आउट टोटली हो गया है। तो ये जो प्रॉक्सीज को यूज करता है वो भी काफी आराम मिलेगा। तो ये चीजें हमें इनबिल्ड मिलेंगी। ये हमारी इस कामयाबी की वजह से, जो पाकिस्तान ने इतनी बड़ी कामयाबी की है कि इस इतने बड़े मसले को खुश उसलूबी से हल कराने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, एक और जो चीज़ है जहां पर हम देखते हैं कि ये जो मुज़ाकरात हैं कि चलें मान लेते हैं एक हद तक तो ईरान किसी हवाले से लचक दिखा देता है, लेकिन ईरान के पास क्या ऑप्शंस हैं, किस हद तक लचक दिखा सकता है कि जो अमेरिका के लिए काबिल कबूल हो और उसके लिए एक फेस सेविंग जो है वो हो सके? देखिए, बेसिकली अमेरिका के लिए है न्यूक्लियर। अगर वो ईरान ये कह देता है फाइनली कि ठीक है, मैं ये 460 किलोग्राम जो एनरिच्ड यूरेनियम है ये सो कंपनी में रखवा देता हूँ सेफ्टी के लिए, मेरे ख्याल में ये भी अमेरिका की बहुत बड़ी कामयाबी, क्योंकि ईरानियंस आर नॉट रेडी टू डू दिस। लेकिन साथ ही साथ ये वो जरूर कहेगा कि मुझे जो एक अलाउड है 3.6% एनरिचमेंट यूरेनियम फॉर माई, इसके लिए एग्रीकल्चर के लिए, मेडिकल के लिए, एनर्जी के लिए, और देखिए उसके बहुत एटॉमिक रिएक्टर्स हैं, उनको भी चलाना है, उनको बंद थोड़ी कर देना, वो खराब थोड़ी करना, बिजली क्राइसिस हो जाएंगे, एनर्जी क्राइसिस हो जाएंगे। वो देखें कि आप इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के इंस्पेक्टर जो हैं, बेशक वो थ्रू आउट द ईयर यहाँ रहे, मॉनिटरिंग करते रहे। व्हेन वी से कि वी नॉट गोइंग टू एनरिच मोर देन 3.6, लेकिन सर एटॉमिक पावर होने के हवाले से हमने देखा था कि उनके सुप्रीम लीडर का फतवा भी था कि वो कहते हैं कि जो एक होगी डिस्ट्रक्शन जो है तमाम दुनिया के लिए वो काबिल कबूल नहीं है, ऐसे हथियार ही नहीं है। तो सर ये जब सारी सूरत हाल बनती हैं और फिर अगर मुज़ाकरात होते हैं कि चलें कोई हल निकल आए, तो जिस तरह से सैंक्शंस जो हैं अब वो भी इस सारे उसमें हमें नजर आती हैं सिलसिले में कि अगर वो हटती हैं तो सर एक मजबूत ईरान क्या इसराइल के लिए काबिल कबूल होगा? देखिए, इजराइल के लिए तो किसी हालत में काबिल कबूल नहीं है इजराइल, इसीलिए वो ये जो इसने नेवल ब्लॉकेट लगवाया, मेरे ख्याल में इजराइल ने लगवाया, शिप्स पकड़ाए इजराइल ने लगवाया, बिकॉज इजराइल इज स्पॉइलर। आप ये देख लें इजराइल का डिजाइन क्या है। इजराइल का डिजाइन है टू हैव अ ग्रेटर इजराइल। ग्रेटर इजराइल में ईरान डजंट फिगर आउट एनीवेयर। अगर ईरान इज अ पावर, ग्रेटर इजराइल डजंट बिकम रियलिटी। वेरी सिंपल। यही उसने कोशिश की थी कि जब ईरान को और मिडिल ईस्ट को आपस में लड़ाने की कोशिश की थी, सेक्टरियन क्लैश करवाने की जरूरत की थी, उस सूरत में भी बेनिफिशियरी वो था इजराइल का।
इसलिए यहाँ पर आके प्रॉब्लम यही है कि आप अगर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है और उसके बाद बाकी चीजों में उसको ये गारंटी मिल जाती है कि ईरान के ऊपर अमेरिका और इसराइल हमला नहीं करेगा, और साथ ही साथ जाहिर है फिर ये भी गारंटी देंगे ईरान भी इसराइल के ऊपर हमला नहीं करेगा, मे बी यूनाइटेड नेशन गारंटी विच शुड मैटर। आई थिंक बाकी जगह चाहे 193 कंपनी चाहे नाम की है, 193 कंपनी ये मुल्क जो है वो इसको अलाउ करते हैं, हम गारंटी देते हैं, तो फिर शायद देखें उसको भी बेनिफिट बड़े मिल रहे हैं। सबसे बड़ा ये कि उसके एक तो उसको इकोनॉमिक सैंक्शन खत्म हो जाएंगी, नंबर 2 उसके बाद ये फायदा हो रहा है कि उसको जो आपको गारंटी मिलेगी आइंदा के लिए बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल नंबर 3 उनकी आवाम को देखिए कितना रिलीफ मिल रहा है, उनके स्टूडेंट बाहर जाके तालीम हासिल करेंगे, 101 बेनिफिट उनको मिल रहे हैं ट्रेड्स के हिसाब से। आखिर में अब्दुल्ला गुल साहब, मैं यही चाहूंगा कि आज के प्रोग्राम को सम अप करने के लिए जो एक आम सा, जिसको आप खुद अक्सर पेशतर लफ्ज यूज करते हैं कि झटका सा सवाल, वो यही है कि जंग के क्या इम्कानात हैं? क्या बिल्कुल ही जंग के शोले बुझ चुके, अब सिर्फ अमन और शांति होगी, सिर्फ ये मुज़ाकरात जो हैं अब बेहतरी की जानिब जाएंगे, या फिर खुदा ना खास्ता फिर जो है हालात अबतरी की जानिब जा सकते हैं? मेरा ख्याल है कि जंग अभी तो रुक ही गई है। मैं इसको खैर मतलब हतमी तो नहीं कह सकता, लेकिन उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि उन्होंने गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए इसको मौखर कर दिया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि अमेरिका के अंदर भी मामलात नज़र आ रहे हैं, ग्राउंड फोर्सेस रिलक्टेंट हैं ईरान के अंदर जाने के लिए, और अमेरिका को ये पता है कि मिसाइल से ये बात बनेगी नहीं। उन्होंने जितने भी मिसाइल मारने थे, एयरफोर्स का इस्तेमाल करना था, लेकिन एयरफोर्स के ऊपर उनको बहुत नुकसान भी हुआ। उनकी जो स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज़ थे, वो गिरना शुरू हो गए, और कहीं उनको ये फ़ियर पैदा हो गया कि ईरान के पास वो कुछ टेक्नोलॉजी है, जो शायद उनके लिए एक डरावना ख्वाब साबित हो जाए, और वो हुआ भी। दूसरी जानिब जो है वो मशरिक़ वुस्ता के ममालिक हैं, जो अब मेरे ख़्याल में जिस पोज़ीशन में आ गए हैं, उन पे रहम करें, और मेरा ख़्याल है कि ये अब ईरान के तो चले छोड़ दें, लेकिन अपने इत्तेहादी जो आपके हैं, जिनसे आपने बिलियंस ऑफ डॉलर कशीद कर लिए हैं, अब उनको आप बख्श दें और ये जंग अब बंद करें। तीसरी बात जो सबसे बड़ी है, वो है अना की। डोनाल्ड ट्रंप साहब को ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रखते हुए फैसला करना चाहिए है। विन-विन सिचुएशन उनको नहीं नसीब होगी। ये नहीं हो सकता कि आप ग्राउंड के ऊपर शिकस्त खाए बैठे हों और आप कह रहे हो कि नहीं, मुझे तो आप एक जो है वो इनाम दे दें, जो कि नोबेल इनाम का वो अपने आप को हकदार भी कहते हैं, ज़ाहिर है तो वो तो कह सकते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद आई थिंक कि जो पाकिस्तान का किरदार है वो उस रेफरी का है, जो चाहे जो मर्जी टीम जीत जाए, वो रेफरी कभी हारा नहीं करता। टीम हार जाए तो भी, अगर जीत जाए तो भी रेफरी नहीं जीतता, और अगर टीम हार जाए तो भी रेफरी हारा हुआ नहीं कहलाता, बल्कि रेफरी का एक अपना मुकाम होता है। और मेरे ख्याल है इस सारे में पाकिस्तान को इज्जत अल्लाह ने मिली है, पाकिस्तान को बहुत अल्लाह ताला ने मुकाम अता किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान का वफ़्द पाकिस्तान ज़रूर आएगा, और मुझे लग रहा है कि अगले 24 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब को अपना जो उन्होंने नेवल ब्लॉकेड एक अलामती रखा हुआ है, उसको वहाँ ख़त्म करना पड़ जाएगा, वरना ईरान दोबारा जंग शुरू करेगा। अगर उसकी आपने लाइफ़लाइन को रोकने की कोशिश की, वो जंग शुरू करेगा, और इस बार इतनी भयानक होगी, जिसका तसव्वुर करना नामुमकिन होगा।